बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली बड़ी बात आज की जो हॉट इशू है वो है किसान 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 सड़कों पर है। और किसान ने 14 अप्रैल तक पंजाब हुकूमत को मोहलत दे दी है, क्योंकि किसान कह रहा है कि एहतजाज हिकमत अमली। लेकिन दूसरा मौका भी मैं आपको साथ दूंगा। मरियम नवाज साहिबा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सलमा भट्ट साहिबा जो कि एडवाइज़र है, वो क्या कह रही हैं। हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत गंदम की जो ख़रीदारी है अब वो निजी कंपनियां करने जा रही हैं। महकमा खुराक जो है वो पंजाब गंदम रखने के लिए निजी कंपनियों को बाज़ाब्ता गोदाम फराहम करेगा और गंदम ख़रीदारी बंद कर दी गई है। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल इस वक्त हमारे लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि किसान क्यों नाराज़ है, इन दोनों पार्टियों का क्या मौक़िफ़ है। मेरे साथ होंगे किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, खालिद बाट साहब होंगे। जबकि गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के लिए नाज़रीन मैं ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब की जो मावन है सलमा भट्ट साहिबा, वो इस चीज़ को हैंडल करें। सलमा भट्ट साहिबा से जानूंगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जबकि दूसरे टॉपिक पे मैं बात करूंगा नाज़रीन, ईरान सिस्तान में 8 मेरे पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया है और ईरान का ट्रंप के साथ मुज़ाकरात, एक अम्मान में मुज़ाकरात हो गए। अब दूसरा दौर आइंदा हफ्ते शुरू हो रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मेरे दूसरे टॉपिक पे होंगे। लेकिन नाज़रीन, तीसरे टॉपिक पे जब मैं जाऊंगा तो एक इंतहाई मैंने आपके लिए एक तहकीकाती रिपोर्ट निकाली है, मैंने इस पर वर्क किया है कि आज चौथा माह है रवा साल का। पिछले 3 महीने गुजरे हैं, अगर हम अप्रैल को छोड़ दे, पहला, दूसरा और तीसरा माह जो है 90 डेज, इन 90 दिनों में कितनी खवातीन के साथ रेप हुआ है, कितनी खवातीन को कत्ल किया गया है, ये तमाम गुफ्तगू जो है वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड इस वक्त मेरे टेबल पर पड़ी हुई है। एक तहकीकाती मुकम्मल रिपोर्ट है, उस पर बात करूंगा। लेकिन इस हवाले से मैं बात करूंगा कायद-ए-आज़म मेडल हासिल करने वाली, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली खातून पुलिस अफसर जिसका नाम है शहर बानो नकवी साहिबा, वो प्रोग्राम में मेरे साथ होंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ खालिद साहब से। खालिद साहब, किसान सड़कों पर आ गया है, किसान प्रेस क्लब DC ऑफिस के बाद 15 अप्रैल ये लास्ट डेट आ गई है। और यार ज़रा आसान ज़बान में समझाएं, ये कहानी है क्यों, लड़ाई क्यों हो रही है खालिद भाई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सलमा भट्ट साहबा ने पिछले 2 दिन प्रोग्राम में किसानों के बारे में जो बोला है कि जी किसान लूट रहा है और 2000 किसान है, बाकी हम क्या करें। और उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दिया कि गंदम की तो जो फसल का जो है ना 2-3 फसलें आती हैं और गंदम से बहुत कुछ निकलता है। मैं सलमा भट्ट साहबा से अपील करता हूँ कि गंदम इस टाइम हार्वेस्टर काटता है, उसमें तूड़ी नहीं निकलती। गंदम जब बिक जाती है तो फ्लोर मिल उसमें मैदा भी निकालता है, सूजी भी निकालता है, वो किसानों से नहीं, वो फ्लोर मिल के पास जाता है। लिहाजा गंदम में से कुछ नहीं निकलता। वो पुराना ज़माना था जब थ्रेशर से गंदम निकलती थी तो उसमें तूड़ी निकल आती थी, अब तो हार्वेस्टर काटती तूड़ी निकलती नहीं है। और जो आपने कहा कि उसमें बहुत कुछ निकलता है, वो गन्ने की फसल से निकलता है। वो गन्ने शुगर मालकान उसमें से अल्कोहल भी बनाता है, शीरा भी बनाता है, उसमें 10 चीज़ें बनाता है। आपको किसी ने गलत बताया, वो शुगर मालकान के खिलाफ बात थी कि गन्ने से बहुत निकलता है। वो क्योंकि गन्ना 350 से ख़रीद के और इस टाइम वो 185 रुपये में चीनी बेच रहे हैं, वो शुगर माफिया के खिलाफ था। जो आपने मेरे किसानों के बारे में बोला, और यकीन करें कि कल से सोशल मीडिया पे सलमा भट्ट साहब की वो जो बात है वो किसानों के दिल को बहुत लगी हुई है। वो कहती हैं जी ठेका 1 लाख है, उसमें 2 फसलें काश्त करते हैं। मैं सलमा भट्ट साहब से ये कहता हूँ, अगर मेरा पंजाब जो जनूबी पंजाब है जिसमें नहरी निज़ाम नहीं है, जिसकी टोटल काश्त हम अपने बिजली के कनेक्शन से करते हैं, वहाँ 1.5 लाख रुपए है जो हमने रेंट पे ली है या रेंट पे दी है। मैं अपने गाँव की बात करता हूँ और इस प्रोग्राम से आपको चैलेंज करता हूँ कि एग्रीकल्चर फूड डिपार्टमेंट बरोड भावल नगर में जाके किसी से चेक कर लें। उसमें जो हमारा अखराजात आते हैं वो गंदम काश्त करने के कम से कम 1.5 लाख रुपए अखराजात आते हैं। और इस टाइम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी गंदम की एवरेज आ रही है वो 20, 22, 25 मन से ज़्यादा नहीं आ रही। और आज जो रेट है वो 2000 रुपये, 1800, 2200 रुपये में इस टाइम गंदम बिक रही है। आप लगाएं कि 25 मन ज़रबे 2 लगाएं तो वो 50,000 हो जाता है।
50,000 रुपए में 1,80,000 से लेके 1 लाख रुपए पर एकड़ हम लॉस कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं सलमा भट्ट साहबा को कि इस मीडिया के एहतराम खालिद हुसैन भट्ट साहब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देते हुए निजी शोबे को गंदम की खरीदारी की पॉलिसी जारी रखने का जो अंदिया दिया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे तो मुकाबले का माहौल पैदा होगा, किसान को इसकी फसल का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। पंजाब के किसान इस पॉलिसी से मुतफिक नहीं है, क्यों आप इससे एग्री कर रहे हैं सीएम पंजाब से? भट्ट साहब आप देखें, हमारी जनूबी पंजाब की आधी से ज़्यादा गंदम ईद पे निकल गई थी। अभी हमारी गंदम जो है ना वो ज़मीनों पे पड़ी हुई है, और जो हमारे पास आपको पता है हमारी जो काश्त होती है उसमें हमारे पास पैसा नहीं होता। हम जो डीएपी, यूरिया, स्प्रे, डीजल जो भी होता है वो आड़ती से हदार लेके आते हैं, और जैसे हमारी गंदम निकलती है वो हमें घर भी ले जाने नहीं देता, वो हमारी रकबे से गंदम उठा लेता है और कहता है कि तो पहले मेरे अखराजात पूरे करें, बाद में आप किसी को दें। आपको हड़ताल से जाने से पहले क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात नहीं करनी चाहिए थी? सीधा ही आपने क्या दिया, दम मस्त कलंदर, ये क्या है? देखिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी क्या औकात है कि हम सीएम पंजाब से मिल लें? किसानों को जिस तरह तजलील की जा रही है, ये पटवारी से लेके सीएम तक, पटवारी के दरवाजे पे देखो मेरा पग वाला किसान चादर पहन के उसके दफ्तर के सामने धक्के खाता है। हम सीएम पंजाब से कहाँ मिल सकते? आप प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के, आपकी जिम्मेदारी में शामिल है, जाए ज़राअत के मिनिस्टर के पास। काबिल एहतराम खालिद भाई, ये बताएं आपका मौक़िफ़ क्या है? या तो आपने, हुकूमत ने तो किसानों को वार्निंग दे दी है, आपने 15 अप्रैल की डेडलाइन दे दी है सड़कों पर आने की, कुछ सेंटर दा राह है जे विच? सर आप बताएं, चलो आप ही सेंटर में हमारा रास्ता दिखा दें, आप ही हमारे मुज़ाकरात करा दें। मैं कहता हूं किसान वाद है जो मुल्क की सलामती का ज़ामन है। आपको पता है 70% जो शहीद हैं वो मेरे किसानों के बेटे हैं। हम गज़ाई किल्लत मेरा किसान पैदा करे, बॉर्डरों पे मेरे जवान बेटे शहीद होके आए, हमसे कौन बात करता है? आप सीएम पंजाब साहब, शुगर का इशू आया तो 1 मिनट में टिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग भी कॉल कर ली और उसमें एक ही पार्टी को बुलाया, वो थे शुगर मालकान। ठीक कहते हैं खालिद भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं हुकूमती ऐवानों में आपकी बात टीवी के जरिए भी पहुंचा रहा हूं और बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त भी करूंगा, लेकिन अगर आपसे मुज़ाकरात के लिए कल या परसों को कमेटी का क़याम होता है तो आप जाने को तैयार हैं? सर जी, हमें तो वो जहां बुलाएं हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता, सड़कों पर लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और इन हालात में मेरे किसान, मेरे भाई किसान वो सड़कों पर आ जाएं 15 अप्रैल को, ये कोई अच्छी बात नहीं है, खुशाइन बात नहीं है। और खुशी की बात है कि खालिद हुसैन साहब ने ये बात मेरे प्रोग्राम में ये लाइव कह दी है कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है किसानों का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से आ गया, और मीटिंग भी इंशाअल्लाह ताला अगले 48 घंटे में इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ होगी, और ये सड़कों पर नहीं आएंगे। मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे साथ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्रेस कंट्रोल कमेटी इंतहाई काबिल एहतराम सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहिबा। जी वालेकुम सलाम। सलमा भट्ट साहिबा, हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी अब निजी कंपनियां करेंगी। महकमा खुराक पंजाब गंदम रखने के लिए निजी कंपनियों को सरकारी गोदाम फराहम भी करेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने का जो फैसला है उस पर गौर करें तो महकमा पास्को को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, शायद करप्शन की वजह से बंद किया गया है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या करप्शन रोकने की बजाय गंदम खरीदारी बंद करना और महकमे ख़त्म करना हुकूमत पंजाब का ये दुरुस्त फैसला है? किस नज़र से देखती हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जो गंदम प्रोक्योर ना करने का फैसला है वो इसलिए नहीं है कि कोई इदारे बंद करने की वजह से वो किया गया, बल्कि गंदम ना खरीदने की वजह से, क्योंकि इदारों की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती तो उनकी राइट साइजिंग की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि गंदम ना खरीदने का फैसला पिछले साल भी हुआ था जो पंजाब ने किया और गंदम नहीं खरीदी थी।
और ये सबसे पहले पंजाब ने इसको लीड किया। लेकिन आज के तनाजुर में अगर आप इसको देखें, और ये वज़ीर आला मरियम नवाज ने जब पिछले साल ये फैसला लिया और एक बोल्ड फैसला था, इसके ऊपर बहुत सारी मुखालफत भी आई थी तब, बहुत सारे हलकों से, किसानों की तरफ से भी, बहुत सारी जगहों से। लेकिन कहा जाता था किसान मर जाएगा, अगले साल गंदम नहीं काश्त होगी, नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछला पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्टेबल रहा। गंदम की फरावानी के हवाले से, फराहमी के हवाले से भी, और कीमत के हवाले से भी, आटे की कीमत के हवाले से भी, रोटी की कीमत के हवाले से भी। वाहिद पंजाब एक ऐसा सूबा था जिसमें सारा साल रोटी की कीमत जो 25 रुपए से 14 रुपए पे भी आई, और कुछ जगहों पे 12 और 13 रुपए भी हुई। मेरी बात बुरी उन लोगों को तो लग सकती है जिनको सस्ती रोटी से शिकायत हो, जिनको सस्ते आटे से शिकायत हो, जिनको, और गंदम के अंदर हम कभी भी ना कभी हुकूमत ने कहा, ना कभी वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकार को या किसान को नुकसान हो। हमने हमेशा कहा जायज मुनाफा हो। आदत ये थी कि जब गंदम की कीमत चंद साल कबल की बात है कि 2200 रुपए से उठा के जब 3900 रुपए पे ले जाई गई हुकूमत की जानिब से, पिछली हुकूमत की जानिब से, तो उसमें क्या हुआ कि जो मुनाफा था वो 100% से भी ऊपर चला गया। तो वो एक आदत पड़ गई ना बहुत बड़े मुनाफे की एक कमोडिटी के अंदर। अब हम जब कहते हैं कि उस मुनाफे को रैशनलाइज कर दिया जाए, उसको ओपन करने से क्या होगा, कीमत ना देने से क्या होगा, मार्केट कंपटीशन आएगा, उसकी कीमत जो रैशनलाइज हो जाएगी, तो मुनाफे में जो कमी आएगी, जो मुनाफा 20, 22, 25% पे आ जाएगा, जो कि रैशनल मुनाफा होता है, उसकी तकलीफ है बहुत कुछ काश्तकारों को जिनकी बड़ी जमीनें। अच्छा, इसमें भी फिर दो तरह के किसान होते हैं जो गंदम लगाते हैं। एक फैंसी किसान होता है और एक होता है जो परमानेंट किसान होता है जिसने गंदम उगानी होती है। अब ये जो इस दफा शुमारियात में मैं देख रही थी, बहुत से लोग मुआजना करके सर्वे भी सामने लेकर आ रहे हैं कि इस दफा पंजाब में कम गंदम उगाई गई है, 7% कम गंदम उगाई गई है। देखिए, पिछले साल सिर्फ एक वन ऑड ईयर था जब 17 मिलियन से एकड़ से ऊपर गई गंदम की उगाई, वरना पिछले 4-5 साल पिछले सालों का डाटा निकाल के देखें, ऑन एवरेज 16 मिलियन पे ही एकड़ पर ही गंदम लगती है। तो वन ऑड ईयर के साथ निकाल कर इस साल का मुआवजा करके, और वो जो 7% कमी कह रहे हैं वो फैंसी किसान है जिसने शायद इस मर्तबा गंदम नहीं उगाई। वो एक फैंसी किसान जरूर है जिसने गंदम उगाने से दरेक किया, क्योंकि वो उसकी गंदम उगाने की जो पीछे इंटेंशन होती है वो ये होती है कि उसको जब 100% से ज्यादा मुनाफा मिल रहा होता है तो कहते हैं मेरी जमीन पड़ी है, मैं चलो इस पे गंदम उगा के ज्यादा मुनाफा ले लूंगा। जब उसने देखा कि मुनाफा रैशनलाइज हो गया तो उसने गंदम उगाने से इनकार कर दिया, और वो बहुत छोटी मिकदार है। और दूसरी बात यह कि हमारी उससे जो खपत है गंदम की और जो हमारी उगाई है, हमारी जो पंजाब की अपनी जरूरत है, उससे ज्यादा ही है गंदम हमारी इस मर्तबा भी। और 16.5% ही हमारा 5 मिलियन एकड़ ही हमारा जो है वो हदफ था जिसको हमने पूरा भी किया। अच्छा, अब जो गंदम की जो अभी कटाई हुकूमत गंदम इंपोर्ट भी कर रही है? नहीं, हरगिज नहीं। किसने कहा इंपोर्ट कर रही है? किसने कहा? और दूसरी बात यह है, हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी गंदम की हार्वेस्ट शुरू। अगर आप मुझसे पूछे ना आज आप बताएं कि कितनी गंदम होगी, तो मैं आपसे कहूंगी ये कबल अज़ वक्त है कि मैं भी कहूं। ये मैं आपको 15 मई के बाद से जाके या जून में जाके इस पोजीशन में होंगी कि जब मैं आपको कोई एक्यूरेट फिगर दे सकूं। अभी तो मैंने सिर्फ अंदाजा लगाना है। सलमा भट्ट साहबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं तस्लीम कर रहा हूं आपकी सारी गुफ्तगू। और तस्वीर का एक रुख ये भी है कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किसानों को मुबारकबाद शाबाश दे रही हैं, मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम भी कर रही हैं। मैं सारी बातों को तस्लीम करता हूं, लेकिन जानना आपसे ये चाहता हूं कि 15 अप्रैल को अगर किसान सड़कों पर आ रहे हैं और उनकी तादाद फॉर एग्जांपल 2 या 3 हज़ार है, चले लट से मैं इस पर बिलीव कर लेता हूं, तो वो ये कहते हैं, अभी आपसे पहले मेरे साथ किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट खालिद हुसैन बाट साहब थे, वो उनका ये कहना था कि हमें वज़ीर आला पंजाब और मामले ख़ुसूसी सलमा भट्ट साहिबा से कुछ सरकारी बाबू मिलने नहीं देते वरना हम सड़कों पर ना आए। क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल पूरे पंजाब के पास, पूरे पाकिस्तान के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई कांटेक्ट करे और मैं उसको जवाब ना दूं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे किसान और बहुत सारे किसान इत्तेहाद के लोग ऑलरेडी मुझसे इन टच हैं, मुझे मिलने भी आते हैं डेली बेसिस। मैं तो सबको मिलती हूँ, मेरा दफ्तर तो बिल्कुल खुला होता है, ओपन है, मुझसे कभी भी इनमें से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो एहतजाज की बात करें ना, इनमें से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका अपना जाती कारोबार कंस्ट्रक्शन कंपनियों का है।
और ये किसानों के अलमबरदार बने हुए। और दूसरी बात ये है कि अभी इस वक्त किसान कोई नहीं आएगा सड़कों पे अपनी कटाई छोड़ के एहतजाज करने। किसान ने कटाई करनी है, हार्वेस्ट का टाइम है। ये जो बंदे इकट्ठे करना चाहते हैं, ये कुछ चंद सियासी जमातों के अलाकार बने हुए हैं, जिन्होंने कोई बंदे दिहाड़ी पे लेकर आएंगे, या ये चंद लोग लाकर अपने इकट्ठे कर किसी सड़क पे बंद कर अपने जो टाइम है उनको सामने लाएंगे किसी सियासी उश्कल पे। तो वो मैं कुछ नहीं कह सकती। किसान नहीं आ रहा सड़कों पे, किसान तो कटाई कर रहा है। जिसने गंदम उगाई हुई है उसकी कटाई का वक्त है, वो सड़कों पे आएगा कि अपनी हार्वेस्ट करेगा। और दूसरी बात है कि थ्रेशिंग ज्यादा इस वक्त हो रही है पंजाब के अंदर, और जब थ्रेशिंग होती है तो उसका ज्यादा फायदा किसान को होता है। दूसरी तरफ हमने जो वजीर आला ने जो इसकी पॉलिसी दी कि फ्री ट्रेड होगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी और इंटर प्रोविंशियल भी, वो भी किसान के हक में दी ना। और ये पहले इनका ये मुद्दा होता था कि आप इसको फ्री कर दें। जब गंदम फ्री कर दी तो अब ये कहते हैं कीमत दें। आप देखें तो सही कि हुकूमत करती क्या है। अभी इनका तो वो हिसाब है, पिंड पैन यूं चक्के आ गए। इनको अभी हार्वेस्ट शुरू हुई है, इन्होंने अपनी तरफ से सड़कों पर निकल के पता नहीं क्या तमाशा लगाना चाहते हैं, किसके कहने पे लगाना चाहते हैं। ये जानना पड़ेगा कि क्या ये वाकई किसान की आवाज है। अगर आप कह रही हैं जानना पड़ेगा, काबिल एहतराम सलमा भट्ट साहिबा, तो आप ये भी जानती होंगी कि पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री, तो हमारे लिए किसान जो हैं वो इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इन मेरे प्यारे किसानों को कोई यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप ऑन एयर जा रही हैं, आप इनको कल या परसों दावत देकर बुलाए और इनसे बैठ कर पूछे ये चाहते क्या है, फिर क्या है रुकावट। बात ये है कि मैंने तो आपको बात की कि देखिए मेरा काम है प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज का मेरा इदारा है। मेरे पास तो हर रोज हर कमोडिटी के लोग आते हैं। मेरे पास फ्लोर मिलर भी आते हैं, शुगर मिल मालकान भी आते हैं, घी मिलों वाले भी आते हैं, पोल्ट्री वाले भी आते हैं, मंडियों के, सब्जी मंडियों, फ्रूट मंडियों के आड़ती भी आते हैं, गल्ला मंडियों के लोग भी आते हैं, किसान वाले भी आ जाए मुझे और आते हैं। अभी भी किसान इत्तेहाद से, किसान चैम्बर से के प्रेसिडेंट सारे मुझे मिलके गए नहीं दिनों में, 3 दिनों में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। और मेरा दफ्तर तो हर रोज खुला होता है, सारा दिन खुला होता है, जब मर्जी आ जाए। हमने तो इनको कभी नहीं रोका और ना कभी इन्होंने राब्ता किया है, ना कभी राब्ता करने की कोशिश की है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट अपना ये बनाते हैं कि पटवारी की दफ्तर में किसान गया, तो वो मेरा उसमें कसूर है कि इन्होंने ना राब्ता किया है, ना ही हम तक पहुंचे हैं। और क्या ऐसा क्या मुअम्मा कि ये नहीं पहुंच सकते, पूरा पंजाब पहुंच सकता है, मेरे तक ये नहीं पहुंच सकते। मैं तो ये बात बाय करने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, मैं आपकी बात से मुतमईन हूँ। थैंक यू सो मच। इंतहाई काबिल एहतराम सलमा भट्ट साहिबा। एक तरफ का मौक़िफ़ ये है नाज़रीन कि किसान गंदम बेचने के लिए दर बदर हो रहा है, ये प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भट्ट साहब का फरमान है। लेकिन अगर आप दूसरा मौक़िफ़ पे जाएंगे तो सलमा भट्ट साहिबा जो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को हेड कर रही हैं, वो कहती है मेरे पास तो तमाम किसान आते हैं और बाज़ाब्ता मुलाकात करते हैं। अगर इस किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद हुसैन भट्ट साहब ने भी आना तो मेरे दरवाजे खुले हैं और जब चाहे वो मेरे पास आए। सड़कों पर जाकर एहतजाज कोई अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन ईरान, अमेरिका, ट्रंप, मुज़ाकरात, ये सारी बातें इस वक्त मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप गौर करें तो दो ग्रुप जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए जब बैठते हैं तो बातचीत के लिए बैठते हैं, जंगों के लिए नहीं बैठा करते। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि दोनों ग्रुप ईरान और ट्रंप अगर बैठे हैं तो बातचीत के लिए बैठे हैं। इस हवाले से मज़ीद सवालात हैं, लेकिन मैं पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। तो ईरान सीस्तान में पाकिस्तानी मैकेनिक्स जो हैं, मेरे पंजाबी भाई 8 अफराद जो हैं उनको जाँ बहक कर दिया गया है। ये दहशतगर्दी, क्या खुली दहशतगर्दी की है? मीटिंग्स हो रही हैं, बंदे मारते जा रहे हैं, ज़रा आसान ज़बान में समझाए ब्रिगेडियर साहब। देखिए, वी डोंट हैव टू बीट अबाउट द बुश, और विदाउट मिंसिंग वर्ड्स हमें ये कहना चाहिए कि ईरान के जो सिक्योरिटी के हालात हैं, ख़ास तौर पे सीस्तान बलूचिस्तान में, वो बहुत मखदूश हैं। ये बहुत बड़ा लैप्स है और ये इनोसेंट मज़दूरों का दहशतगर्दी में कत्लेआम और उससे उनका असर ये जाहिर करता है कि वो बलोच लिबरेशन तरह के जो दहशतगर्द वो दंदनाते फिर रहे हैं। और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा
पिछले साल जनवरी में भी ऐसे हमले हुए थे, ऐसा कत्लो गारत हुई थी, और उसके बाद हमें जाके उन महफूज पनाहगाहों पे हमला करना पड़ा। तो इस वक्त अंदर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं बदकिस्मती से, और ईरान की हुकूमत इससे सरफ नज़र कर रही है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, और उन लोगों को, उन एंटिटीज़ को उन्होंने पनाह दी हुई है जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, पाकिस्तान के इनोसेंट शहरियों का कत्लेआम करते हैं। और ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे पाकिस्तान को ये चीज़ बड़ी एग्रेसिवली इस वक्त ईरान के सामने रखनी चाहिए। और कहाँ है वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो हर वक्त ये अलम बुलंद रखते हैं, मगर इस वक्त वो डेथ लाइक खामोशी है। किसी ने इन बदकिस्मत मज़दूरों के हक़ में उन इंसानी हकूक़ के जो स्पोक्स पर्सनस हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट एटलीस्ट मैंने नहीं देखी अभी तक। तो ये बहुत अचंभे और बदकिस्मती की बात है, और हम ये पाकिस्तान ये हक़ महफूज रखता है कि तमाम सिफारती कोशिशें बरूए का ईरान पे दबाव डाले कि वो इस किस्म के जो वाक़यात हैं इनको दोबारा इनका हादा होने से रोके। ब्रिगेडियर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान पहला मुज़ाकरात का दौर जो है वो आपने देख लिया है, और मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आ रही है। दोनों मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं। मशरक़ वस्ता के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है अम्मान में होने वाली ये सारी गुफ्तगू। पहले आप इस पर साफ जवाब दे दीजिएगा कि ये आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं इन दोनों ममालिक की मुलाकात पर, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूँगा। देखिए, ये मुलाकात तो मुस्बत है, और पहले तो ईरान ने इनकार कर दिया था किसी भी डायरेक्ट रवाबत से, और वो चाहते थे कि ये जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है JCPOA उसी के तनाजुर में ये इसको डिस्कस किया जाए। मगर चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंसिस्ट किया कि हम डायरेक्ट रवाबत करके इसका कोई हल निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। अब ये जो हफ्ते को इनके इनिशियल दौर हुआ है उसमें स्टीव विटकॉफ जो उनके पॉइंट्समैन हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, और अब्बास अरागाची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, तो उनका जो बाद में एलामिया आया है उन्होंने इस पर इजहार किया है सेटिस्फैक्शन का, और ये कहा है कि बड़े मुस्बत और रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड तरीके से ये पहला दौर हुआ, और इसके बाद जो अगला दौर है वो दोबारा ओमान में ही होगा। तो अब इस पे देखना यही है कि ये कितना मौसर साबित होता है, क्योंकि अमेरिका का तो इंसिस्टेंस इसी बात पे होगी कि विद इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी हुई है कि 2 महीने के लिए ईरान के पास वक्त है, उसके अंदर अंदर ये कोई इसका हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें अपने न्यूक्लियर, और उसका अमेरिका का तो जो इस पे व्यू पॉइंट है रोल बैक का है और कंप्लीट एब्डिकेशन का है कि जो सिविलियन जो कंपोनेंट है इनका न्यूक्लियर का, उससे भी वो दस्तबरदार हों। बट वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, जब नेगोशिएशंस पे पता चलेगा। और ईरान ये चाहता है कि हम सैंक्शंस जो हैं जो वेस्ट की और अमेरिका की, वो ईरान के से हट जाएं, ताकि उसकी जो इकॉनमी है उस पर बहुत क्रिपलिंग इफेक्ट आया हुआ है। और दूसरा, ईरान जो है इस वक्त वो अपने तमाम जो प्रॉक्सी का जो उसका एक नेटवर्क था वो भी काफ़ी वीक हो चुका है। तो ईरानियन जो हैं वो भी चाहते हैं कि वो किसी किस्म का ये एग्रीमेंट हो और बात जंग की तरफ ना जाए। मगर साथ साथ ईरानियों ने ये भी कहा है कि हमें कोई ऐसा एग्रीमेंट काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें हमें हमारा जो सिविलियन कंपोनेंट है उससे दस्तबरदार होना पड़े, और हमारी जो बाकी दिफाई सैंक्शंस हैं वो ना लगें। गालिबन उनका इशारा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो निज़ाम है उसकी तरफ है, ताकि वो उससे काफ़ी उनको एक अपना दिफाई मकासद के लिए स्ट्रेंथ मिलती है, और वो नहीं चाहते कि वो उससे भी इस एग्रीमेंट की आड़ में दस्तबरदार होना पड़े उनको। तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं। नेतन्याहू ने इस वक्त नापसंदीदगी का इजहार किया है इन मुज़ाकरात पे, और ये भी कहा है कि चाहे ये दौर मुज़ाकरात का चलता रहे तो हम अपने दिफा के लिए उन तनसीबात पे हमला करने का हक रखते हैं। तो ये बड़ी एक्सप्लोसिव सी सिचुएशन है और प्रेशर ईरान पे आ रहा है, और उसके बाद 2 महीने की जो डेडलाइन है वो भी एक बड़ी डेमोक्रेस सोर्ड की तरह उनके सर पे लटक रही है।
और एक मुख्तलिफ एक जाविये से इस चीज़ को देखना पड़ेगा और दोनों साइड्स को अकोमोडेटिवनेस दिखाना पड़ेगी, वरना ये मुज़ाकरात मेरा नहीं ख्याल कि ये बारआवर साबित होंगे। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, आप फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात शायद नतीजा के साबित ना हों, लेकिन इन जो मुज़ाकरात हुए हैं अगर हम दोनों इस पर गौर करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो मुलाकात की तफसील मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, लेकिन 3 अहम पॉइंट्स पर ज़रूर बात हुई होगी। पहला पॉइंट तो होगा जौहरी हथियार और दूसरा पॉइंट होगा मेरा ख्याल है मशरक़ वस्ता बशमूल गज़ा में जो जंग का खात्मा है और ख़ास तौर पर कैदियों का तबादले के हवाले से बात, जबकि तीसरा पॉइंट जो होगा वो अमेरिका की जानब से ईरान पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ये 3 पॉइंट्स पर बात जो है ये बेल मंडेर चढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मजीद पॉइंट्स क्या डिस्कस हुए होंगे? जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, ईरान का जो इस वक्त मतमा नज़र ये है कि वो चाहते हैं कि सैंक्शंस उनके ऊपर से लिफ्ट हो जाएं, ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो बड़ी स्ट्रेंगुलेट हो चुकी है इस वक्त और वो बड़ी माशी दुश्वारियों से दो चार हैं। उसके बाद उसका इम्पैक्ट उनके डिफेंस प्रोग्राम पे भी आ रहा है, तो वो नहीं चाहते कि इस वक्त मज़ीद उन पे ये घेरा तंग हो और किसी जंग की वो सूरत हाल से दो चार हो जाएं। इज़राइल का भी बड़ा एग्रेसिव स्टांस है, वो चाहता है कि इस वक्त वो उन पे किसी भी तरीके से दबाव डाले, हमला करे और ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं उसके लिए। तो ईरानी बड़ा फूंक फूंक के इस वक्त कदम रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले, मगर वो ये भी नहीं चाहते कि उनका जो एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उससे वो उनको दस्तबरदार होना पड़े और उसको जो सिविलियन जो जौहरी प्रोग्राम है उनका उससे भी उनको होना ना पड़े। तो वो ये इस वक्त उनकी ये मेजर डिमांड्स हैं कि हमसे सैंक्शन हटें और हमें वो जो JCPOA 2015 में ओबामा दौर में हुआ था और यूरोपियन यूनियन, लेकिन उसको तो ट्रंप ने मुअत्तल कर दिया था ना। फिर जी, वो मुअत्तल तो कर दिया। ईरानियों का मतवा नज़र यही है कि वो एक फेयर डील थी और उसी डील के खदोखाल जो हैं उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा जिस पे वो राज़ी होंगे, क्योंकि उसमें जो जौहरी जो मटेरियल है यूरेनियम, उसकी अफजूदगी का एक ख़ास लेवल था, न्यूक्लियर वॉचडॉग की रेगुलर इंस्पेक्शंस थी और एक पूरा एक इंस्पेक्शन रेजीम था। तो ईरानियन कहते हैं कि हम उससे कोऑपरेट कर, हमारा कसूर नहीं था कि इसको। ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज आपसे खुल के बात करूं तो मुझे तो आपको बहुत इस मामले में इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मुझे जो अकल मेरी कह रही है असल नुक्ता ये है कि गज़ा के पीछे ईरान और इसराइल के पीछे अमेरिका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन मुज़ाकरात दोनों पार्टियों के जो हो रहे हैं, अहले गज़ा को कोई फौरी इमदाद को फ़ायदा, कोई चीज़ मिलने का फ़ायदा हो सकता है? जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, इस वक्त आई विल बी वेरी फ्रैंक, ईरान इस वक्त किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो गज़ा का मुकदमा लड़ सके। उसने जो करना था वो बहुत किया, मगर उसका जो पूरा एक नेटवर्क था जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे वो वीकन हो चुका है। इस वक्त तो इनको अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपने जो माशी दुश्वारियाँ और सिक्योरिटी के लाले पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन होगी वो ब्रॉडर मिडल ईस्ट में जो कंसेंसस है, जिसमें अरब ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, हैं, उनका दबाव ज़रूरी है अमेरिका और इजराइल पे। उस वक्त उसका मसले का हल निकलेगा और पूरी दुनिया का भी जो है डेफिनेटली OIC उस कम्युनिटी को एक किरदार अदा करना होगा। ईरान अकेला उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो उनके डील हो रही है, अगर ये डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया और ईरान और अमेरिका दोनों को काबिल कबूल, नेतन्याहू की जो स्टेशन है इजराइल में, अगर उसको भी एक्सेप्टेबल हुआ तो उसके बाद गाज़ा पे इसके पॉजिटिव नताइज मुरतब हो सकते हैं, मगर वो एक स्टेज बहुत दूर है अभी। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर आप गौर करें तो इसराइल जंगबंदी गज़ा 1500 से ज़ायद अफराद जंगबंदी के बाद भी शहीद कर दिए गए, मुसलसल वहाँ पर मेरे अफराद को शहीद किया जा रहा है। ये एक रुख है तस्वीर का। ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त फरमा रहे थे, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये कमेंट ज़रूर करता जाऊँ, अगर मशरक़ वस्ता में अमन लाना है, जंगों से अवॉइड कर रहा है, तो अल्लाह ने एक खित्ता ऐसा बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान।
और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है, अगर इनको फौरी तौर पर इनका कला कमा ना किया गया, जो कि मेरे सिपा सलार पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कर रही है, ये दुरुस्त है, मगर ईरान अगर अपने फ़राइज़ मनसूबी से आंखें बंद रखेंगे तो ये समझेंगे कि बिल्ली समझेगी कि फिर कबूतर दूर है, और कबूतर आंखें बंद कर लेगा कि बिल्ली नहीं आएगी, तो बिल्ली फिर नाजरीन आ जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। क्राइम खवातीन। नाज़रीन, अगर चंद दिनों में जो केसेस हाईलाइट हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनमें अगर मैं बात करूं तो सुंदर में बारात से चंद घंटे कबल दुल्हन को ही कत्ल कर दिया गया। शुमाली छावनी इलाके नाले से खतून और बच्ची की लाश बरामद हो गई। बागबानपुरा से 14 साल लड़की की गला कटी लाश बरामद हुई है। शादरा में 22 साल लड़की को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, मैंने फ़र्द वाहिद की बात करने की बजाय बाज़ाब्ता तौर पर इस पर थोड़ा सा काम किया और मैंने एक डाटा इकट्ठा किया। आज संडे 13 अप्रैल है। अगर हम अप्रैल का माह छोड़ दें तो आप पिछले 3 माह की बात करें तो 90 डेज बनते हैं। इन 90 दिनों में मेरी बहनों, मेरी माओ, ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ जो हैं वो कितनी हुई, कैसे हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये बात का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में, इंतहाई काबिल एहतराम है, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, इंटरनेशनल लेवल पर ये खातून जो है ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल हासिल कर चुकी हैं। शहरबानो नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नकवी साहबा, मैं आपको सुन रहा हूँ। आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि साल 2025 की अगर आप बात करें, सिर्फ पहले 3 माह जनवरी, फेब और मार्च की बात करें तो 90 डेज में 3 माह की जो रिपोर्ट ये मेरे सामने पड़ी हुई है, इसके मुताबिक तो लाहौर में 28 खवातीन कत्ल हुई हैं। 151 खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। 1182 के करीब अगवा के केसेस हुए हैं और 194 मेरी खवातीन और बच्चियां अभी तक लापता हैं। काबिल एहतराम नकवी साहबा, आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी तादाद 90 दिन, इन वाकयात की क्या वजह समझ रही हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। Yes. अब हम लोग हर चीज़ को अलग अलग देख के डिसाइफर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कत्ल की। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस, यकीनन ये सारे केसेस ऑनर किलिंग से रिलेटेड होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक फिगर डिस्कस किया है कि हमारे विक्टिम्स फॉर एग्जांपल 25 हैं या 50 हैं, तो उसके अंदर हर केस के अंदर ये प्रूव करना ज़रूरी है और हमें पता होना ज़रूरी है कि इन केसेस में से कितने केसेस वो हैं जिधर फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड, भाई, बाप, हमसाया या फॉर्मर, जानने वाला दोस्त कत्ल करने में शामिल हो या मुलव्वस हो। आपने एक प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत बात की कि बारात से कुछ घंटे पहले एक खातून के साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। ये खूबसूरत इस सिलसिले में है कि आपने ये कोट कर दिया इनडायरेक्टली कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसके अंदर डेटा ये शो करती है कि मोर देन 90% ऑफ द केसेस के अंदर खातून के जानने वाले ही खातून के ऊपर जुल्म करते हैं। जब भी किसी वनरेबल बच्चा, बूढ़ा या खातून के ऊपर जुल्म होता है तो उसमें 90% ऑफ द टाइम जो इन्वॉल्व होते हैं वो उनके घर वाले होते हैं। अब आ जाते हैं हम आपकी उन केसेस या स्टेटिस्टिक्स के ऊपर जो जिनकी आपने बाद में बात की, जिसमें जिनसी ज्यादती का ताल्लुक था, जिसके अंदर घर से बाहर भागने वाला ताल्लुक था। अगर हम इन केसेस को बात करें और इनको एक अनबायस तरीके से देखना शुरू करें तो हमारे सामने ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि जो ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से शादी करके घर से जाती हैं उनके केसेस भी हम लोग इसी चीज़ के अंदर रजिस्टर करते हैं। हम लोग वो फीमेल ख़वातीन या प्रोफेशनल जो कि किसी इलिसिट या नोटोरियस एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस होती हैं, उनके खिलाफ जो ज्यादती होती है उनके केसेस भी इसी बैनर के अंदर रजिस्टर करते हैं। दुरुस्त फरमा रही है। आगे मैं फिर ये बात जरूर ऐड करूंगी। प्लीज इसके करें। आगे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बात जी
प्लीज कैरी ऑन। जी, अच्छा जी, इसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जेन्युइन केसेस के अंदर, किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर, जिस तरह हमारा मोटरवे रेप केस हुआ, जिस तरह अभी हमारा फैसलाबाद में इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर अननोन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी खातून के अगेंस्ट क्राइम करने में, उसके अंदर रोबस्ट एक्शन भी लिया जाता है, बंदा पकड़ा भी जाता है, दैट मैन इज मेड एन एग्जाम्पल आउट ऑफ। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अंडर द करंट लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, अंडर द रोबस्ट लीडरशिप ऑफ CCPO लाहौर, अलॉन्ग विद DIG ऑपरेशंस लाहौर, कि ख़वातीन के केसेस को हम लोग बहुत ईगरली टेकअप करते हैं। अगर हमें ये भी पता हो कि खातून अपनी मर्जी से गई है, उसने निकाह कर लिया है और उसके पेरेंट्स एप्लीकेशन लेके आते हैं थाने और गुमशुदगी की वो दरख्वास्त होती है, तो हम फिर भी FIR देते हैं। इसीलिए मैं ये बात रीइटरेट करूंगी कि जो स्टेटिस्टिक्स हम देखते हैं, उन स्टेटिस्टिक्स को जज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस सेक्शन ऑफ लॉ के अंडर हम FIR दे रहे हैं, असल में प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी सिनेरियो वो था या नहीं था। दुरुस्त फरमा रही हैं शहरबानो नकवी साहबा। मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर में लगभग 1171 खवातीन, यानी 1000 से ज़ायद खवातीन जो हैं वो इस वक्त ऑफिसर्स काम कर रही हैं। ये जो मैंने आपको फिगर दिया है, इन फिगर के साथ जो 28 खवातीन कत्ल हुई हैं और दीगर फिगर मैंने आपको पहले दे चुका हूँ, ये मुतासरा खवातीन के लिए ये पुलिस ऑफिसर जो है ये किस तरह काम कर रही हैं, इनको हेल्प आउट कैसे करती है, इसकी तफसीलात भी फराहम करें मेरे नाज़रीन को। अच्छा जी, जहाँ तक इसकी बात आ गई कि पुलिस के अंदर क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उन फीमेल ऑफिसर्स ने क्या क्या एक्शन लिए टू मेक विमेन फील मोर प्रोटेक्टेड इन द सिटी, तो उसके अंदर ये बात करना बहुत ज़रूरी होगी कि सबसे पहले तो ये है कि खातून के रेप की तफ्तीश, जेंडर बेस्ड वायलेंस की तफ्तीश, उस सारी चीज़ को जो हैंडल करती है वो खातून खुद होती है। हमारी फीमेल सब इंस्पेक्टर्स फीमेल विक्टिम्स को हैंडल करती हैं, चाइल्ड सॉडमी के केसेस को हैंडल करती हैं। जिधर हमें रेप की इत्तला हो उसके अंदर हम लोग फीमेल सब इंस्पेक्टर को ही भेजते हैं और बाद में तफ्तीश भी फीमेल सब इंस्पेक्टर को ही मार्क होती है। उसका सेल ही अलग है जिसको हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल कहते हैं। अब आ जाए और क्या क्या इक़दाम ले रही हैं ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स, जिनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो लाहौर की ख़वातीन को महफूज करें। इसके अंदर सबसे पहले ये कि हम लोगों ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन बनाया। हमारा सेफ सिटी में पहला पुलिस स्टेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर आपकी आवाज़ को रिकग्नाइज करते हुए, और इस चीज़ का इंटरनेशनल फोरम्स पे नोटिस दिया गया और उसे अप्रिशिएट किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अगर खातून 15 पे आप कॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ रेफर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम हुआ। तीसरा जो बहुत बड़ा काम हुआ, दैट वाज द चीफ मिनिस्टर्स विजन। उन्होंने कहा मुझे इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो ख़वातीन की हैं उनके करीब जिधर जिधर सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं उधर उधर फ्री वाईफाई चाहिए। अगर कोई बच्ची जस्ट इन केस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है, उसके पास बैलेंस नहीं होता फ़ोन के अंदर, उसके पास किसी का नंबर नहीं मिलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो उस फ्री वाईफाई को अवेल करे, उस सेफ सिटी के कैमरा के नीचे जाए, वाईफाई अवेल करते हुए अपने जानने वालों से, अपने घर वालों से बात कर ले। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि विमेन एप्लीकेशन को रिन्यू किया गया। अंडर द चीफ मिनिस्टर्स विजन हम लोगों ने फीमेल जो विमेन एप्लीकेशन है उसे रिन्यू किया। उसके अंदर हम लोगों ने एक रेड बटन दिया, उसके अंदर बाकी सारे थानों की इंफॉर्मेशन दी। अब आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। आज मैं शालीमार गार्डन ड्यूटी पे खड़ी हूँ और अगर मैंने किसी जानने वाले के साथ अपनी लोकेशन शेयर करनी हो और मैं ख़तरे में हूँ तो मैं वो विमेन एप्लीकेशन के ऊपर अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ हुई जो कि इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी थी, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर खातून जिसके साथ कुछ हो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो। हम लोग स्पेशल नीड्स की ख़वातीन को बहुत आसानी से और स्पेशल नीड्स के बच्चों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। हम लोगों ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करवाया जिसके अंदर 2025 का जो कि पहला स्टैंडिंग ऑर्डर था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ IG पंजाब,
दैट स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेटेड कि अगर कोई स्पेशल नीड्स की दरख्वास्त किसी भी थाने में जाती है तो उसको ई टैग लगने के बाद वो फौरन उसके मुतलका SDPO यानी कि ASP और DSP के दफ्तर चली जाएगी और फौरन वो ASP और DSP अपने मुतलका मेंटल हॉस्पिटल के साथ राब्ता करेगा। उधर हमने फोकल पर्सन बैठाए जो कि हमारे खिदमत काउंटर में ऑलरेडी है, उनको ये बात बताई कि जिस तरह राब्ता होता है तो आपने नकवी साहबा शार्प जवाब दीजिएगा कि आप समझती हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम, घरेलू तशद्दुद के खात्मे और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआशरे और अफराद में आगाही और जो शऊर है वो पैदा करने के लिए सिर्फ पुलिस कामयाब हो सकती है या कोई दूसरे अदारे भी जब तक साथ खड़े नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी? क्या कहेंगी आप? देखिए जी, जहाँ तक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट का ताल्लुक है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का ताल्लुक है तो उसके अंदर तो मुआशरे के अंदर हर महकमा जो है उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ख़वातीन को महफूज रखने के लिए हर इक़दाम अहम इक़दाम ले। वो महकमा जो उसकी ऑफिसर्स हैं उनको भी महफूज करे और वो महकमा जो बाहर ख़वातीन हैं उन्हें भी महफूज करे। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो हमारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से आ जाती है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि जब आप एक ऐसी जगह पे पहुँच जाएं जहां आपके हाथ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आ जाए तो उधर आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप जो मजलूम है उसकी हिफाजत करें। हमारी सोसाइटी से ये ज़रूर इल्तिजा है और बारहा दफ़ा की भी है कि ख़वातीन को ख़वातीन के लिए खड़ा होने दिया जाए। खातून जब किसी और खातून के ऊपर जुल्म देखे तो वो अपनी आवाज़ उठाए। खातून जब किसी और खातून को गैर महफूज महसूस करते हुए देखे तो उसको जाके हिफाजत फराहम करे। हम पे भरोसा करें। अगर आप कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करें जिसके अंदर आप गैर महफूज फील करें, 15 पे कॉल करें, 1787 पे दरख्वास्त दें, घर बैठे विमेन एप्लीकेशन को यूज करें। शहर बानो नकवी साहबा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। शहर बानो नकवी एक ऐसा नाम है कि जो बाइस इज्जत पंजाब पुलिस के लिए मैं समझता हूँ। आपको कायदे आज़म पुलिस मेडल मिला, बैरून मुल्क आपने सऊदी अरब में शाही मेहमान की तरफ भी आप वहाँ रह के भी आई हैं और आपका एक कद काठ है। मैं आपसे आखिरी बात ये जानना चाहूँगा, बैरून मुल्क दौरा सऊदी अरब या कायदे आज़म मेडल के हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई दिलचस्प वाक़या याद आ रहा है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और ये सब कुछ वालिदैन की दुआओं की वजह से है और अल्लाह की रहमतों की वजह से। कोई सऊदी जब आप मेहमान बनी उस वक़्त का कोई वाक़या ज़हन में है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इबादत के लिए गए थे, हज के लिए गए थे और वो पेरेंट्स को साथ लेके गए थे। तो वाक़या यही है कि मैं अपने वालिदैन को कहती थी कि आप लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन की जूतियाँ उठा के उनके सामने रखते हैं। तो जब खाना काबा के अंदर जाना होता था तो पेरेंट्स की खुद जूती उठा के बैग के अंदर रख लेती थी और फिर लेके जाती थी उन्हें। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बेटी ने आपकी जूतियाँ नहीं उठाई। बहुत शुक्रिया काबिल नाम शहर बानो नकवी साहबा। मेरे साथ ही नाज़रीन, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको जस्टिफाई करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी से अगर आपको कहूँ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, IG पंजाब CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक़ की अबैना और शहर बानो नकवी साहिबा जैसी दूसरी जो ख़वातीन हैं ये मेहनत कर रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त मेरे पंजाब का, पाकिस्तान का, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे फेस टू फेस में 7:03 पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।